Hello students of 7th class, this is your SST class and today we are going to complete our remaining chapter number 4. Okay, and today we will start from page number 28 and the topic is source of revenue. ये अकबर का पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में और उसी में हमारा आता है सोर्स ऑफ रिवेन्यूज़, यानी कि रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के जो सोर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो टू इम्पोर्टेंट सोर्स थे इनकम के वो क्या थे, लैंड रिवेन्यू था और ट्रेड टैक्स था, यानी कि ज़मीन पे रिवेन्यू और व्यापार पे टैक्स। ठीक है, जो टैक्स होता था लैंड का वो कैलकुलेटेड होता था उसकी फर्टिलिटी उपजाऊपन के बेस पे। ठीक है, और उसकी साइज़ के बेस पे, यानी कि जितनी बड़ी ज़मीन और जितना उपजाऊ होता था उतना ज़्यादा टैक्स ज़्यादा लगता था उस पर। जो गवर्नमेंट होती थी वो जनरली कलेक्ट करती थी 1/3 प्रोड्यूस का एज अ टैक्स के रूप में, यानी कि उत्पादन जितना हुआ उसका 1/3 पार्ट गवर्नमेंट लेती थी। और इस केस में जो अनफोर्सीन थे सर्कमस्टांसेस थे वो टैक्स लेवल को लेविड करते थे। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स थे लोगों का वो प्रॉपरली मेंटेन किया गया था, यानी कि लिखा गया था। जो टोडरमल थे वो रिवेन्यू इंचार्ज होता था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ओके, आगे आता है लिटरेचर एंड आर्ट, शिक्षा और उसकी आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अकबर थे वो उनकी आर्ट के बारे में, उनकी लिटरेचर और बिल्डिंग्स के बारे में जाने जाते थे। जो उनके कोर्ट में यानी कि दरबार में एडोन जो उनका दरबार था वो एडोन किया था किसके, सुशोभित था नौ रत्नों से, जिसको हम नवरत्न भी कहते थे, और जो कि हाईली क्वालिफाइड और डिस्टिंग्विश्ड थे वेरियस फील्ड्स में। ठीक है, अबुल फजल जो एक हिस्टोरियंस थे उन्होंने अकबरनामा यानी कि एन अकबरी लिखी थी जिसमें डील्स की गई थी रिवेन्यू सिस्टम को, शासक के रिवेन्यू सिस्टम को। ठीक है, जो फैजी थे वो एक पोएट थे जिन्होंने ट्रांसलेट करी थी रामायण और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में। और जो अबुल रहीम खाना थे उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और दोहाज लिखे थे हिंदी में। मानसिक एक जनरल थे। और जो बीरबल थे वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, जबकि जो तानसेन थे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। उनके दरबारी जो उनके दरबारी राग थे वो राजा को बहुत ऑनर होते थे। और देर वर टू फेमस पेंटर्स थे उनके कोर्ट में जिनका नाम बसवाना और साशवंत था। ठीक है, आगे आता है हमारा रिलीजियस पॉलिसीज़। जो अकबर थे उन्होंने कनकर्ड करी थी अपनी न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, जिसका बर्थ प्लेस क्या था, जो कि सूफ़ी संत यानी कि सलीम चिश्ती सूफ़ी संत जो थे उनका बर्थ प्लेस था। अकबर एक सेक्युलर आउटलुक थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था उनका। ठीक है, अकबर का उन्होंने इनवाइट किया था स्कॉलर्स को, कहाँ से, फ्रॉम ऑल रिलीजियस, अलग अलग धर्मों से स्कॉलर्स विद्वानों को इनवाइट किया इबादत खाना के डिस्कशन के लिए। इबादत खाना यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप, पूजने का स्थान, जिससे जहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एबोलिस्ट किया जजिया को, जजिया एक टैक्स था। ठीक है, उसको उन्होंने एबोलिस्ट किया जो कि एक पिलग्रिमेज टैक्स था। इन 1582 में उन्होंने एक न्यू रिलीजियस स्टार्ट किया, दीने इलाही और डिवाइन, जो कि डिवाइन फेथ यानी कि भगवान में विश्वास, जो कि कंसिस्ट करती थी गुड पॉइंट्स को अदर रिलीजन्स के, दूसरे धर्म के जो भी गुड पॉइंट्स होते थे उनको कैरी करती थी वो। ठीक है, आगे हमारा आता है जहांगीर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका काल 1605 से 1626 AD तक था। 1605 में अकबर की डेथ के बाद जो उसके एल्डेस्ट सन सलीम थे उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया। उन्होंने टाइटल को टुक किया नीरुद्दीन जहांगीर, जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार पे विजय करने वाला, जीतने वाला। जो जहांगीर थे वो एक जस्टिस के ग्रेट लवर थे। ठीक है, न्याय बहुत प्रिय था उनको। और उन्होंने एक जो बिग बैल जो थी ना वो फिक्स्ड कर रखी थी गोल्डन चेन पे, और उसको टांग रखा था रॉयल पैलेस के गेट पे, यानी कि जो भी उस बैल को बजाएगा उसको जस्टिस ज़रूर मिलेगा शासक से। ठीक है, आगे हमारा आता है कंपेनियंस एंड कंकर्स, यानी कि आंदोलन और जो जीत उनके टाइम पे हुए जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर इनहेरिटेड किया था, उन्होंने एक्सपेंड किया था उसको ही एक्सपेंड इन फर्दर
उन्होंने बहुत जल्दी उसको एक्सपेंड कर लिया था, फैला दिया था। उन्होंने मुगल एम्पायर को अवध और बंगाल तक स्ट्रेंथ किया और 1630 में उन्होंने राणा अमर सिंह, मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया और 1620 में उन्होंने कंगरा को जीत लिया। ठीक है। जहांगीर ने बहुत कोशिश की अपने राज्य को फैलाने की डेक्कन में भी। ठीक है। उन्होंने अहमदनगर फोर्ट को जीता। नॉर्थ वेस्ट में जहांगीर जो थे वो कंदाहर पर्शियंस के कंदाहर से वो हार गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था उनके ट्रेड रूट्स के लिए, क्योंकि जो वो कंदाहर था वो किस किस के बीच में, इंडिया और वेस्ट एशिया पास्ट, कंदार जो था वो एक पास रास्ता था उनका बीच में से। ठीक है। तो इसी वजह से उनको ट्रेड में बहुत हानि हुई थी। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां, यानी कि नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा था। जो जहांगीर थे उन्होंने मैरिड करी थी, शादी करी थी नूरजहां से 1611 एडी में, जिनका रियल नेम था मेहरुद्दीन निशा। जहांगीर ने उनको चीफ क्वीन बनाया था और उसको टाइटल दिया गया था नूरजहां का, जिसका मतलब होता है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। वो बहुत टैलेंटेड और ब्यूटीफुल थी। पर्शियन जो आर्ट और कल्चर था वो फ्लोरिश्ड था उनके अंडर में, उनकी इन्फ्लुएंस में, यानी कि बहुत प्रभावित थी वो उससे। ठीक है। वो और उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक अच्छी से अच्छी पोस्ट पे थे। वो एबल हो गए, यानी कि जहांगीर को प्रभावित करने में, उनके डिसीजंस को प्रभावित करने में बहुत योग्य थी वो। जो उसके एफर्ट्स क्या थे, जो उसके सन इन लॉ थे, वो उनको थ्रोन देना चाहती थी एज अ प्रिंस के रूप में जहांगीर के अगेंस्ट में। ठीक है। जहांगीर जो थे वो नूरजहां, देन जहांगीर डाइड, जब जहांगीर मरे तो नूरजहां लिव्ड अ रिटायर्ड लाइफ टिल हर डेथ 18 ईयर लेटर। ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर के रीजन में मैंने जो ट्रेडर्स थे जो इंग्लैंड थे वो इंडिया में आए और उन्होंने ट्रेड को कंसेंस किया अपने, जैसे कि सर थॉमस रॉय थे, वो एम्बेसडर्स थे किसके, अंग्रेजों के राजा जो थे, उन्होंने विजिट किया मुगल कोर्ट में और जहांगीर ने उनको ग्रांट किया क्या, ट्रेडिंग राइट्स के लिए। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, जिनका पीरियड 1628 एडी से 1657 एडी तक था। आफ्टर जहांगीर की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे शाहजहां थे, जिसका मतलब है मीनिंग रूल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार का शासक, उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया 1628 एडी में। और उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंडरटुक में अपनी जो जीत थी उनको अपने जीत करके अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। उन्होंने बहुत सारे बुंदेलखंड में और डेक्कन में बहुत सारे आंदोलनों को फेस किया, रिवोल्ट्स को उन्होंने फेस किया। हालांकि वो ऑल्दो ही वॉज एबल टू पुट डाउन द रेबल्स इन बुंदेलखंड, यानी कि जो बुंदेलखंड में जो रिवोल्ट्स चल रहे थे, रेबल्स चल रहे थे, वो उसको पुट डाउन करने में योग्य थे। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। इतनी सारी एफर्ट्स के बाद उन्होंने अपने अहमदनगर के राज्य को उन्होंने जीत लिया। ठीक है। उन्होंने अपॉइंट किया एक प्रिंस को विशेषरी ऑफ डेक्कन के रूप में। शाहजहां जो थे वो 1657 एडी में बीमार पड़ गए। उनके जो 4 बेटे थे उनके बीच में थ्रोन को लेकर के लड़ाई चली। जो उसके बड़े बेटे औरंगजेब थे उन्होंने विक्ट्री हासिल की, और जो औरंगजेब थे उन्होंने शाहजहां को इम्प्रेस्ड कर दिया था आगरा के किले में। ठीक है। शाहजहां ने अपनी लाइफ का बाकी के कुछ जो साल थे वो फोर्ट में ही बिताए, ताजमहल को देखते हुए, जो उन्होंने अपनी बिलव्ड बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। 1666 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और उनको ताजमहल में ही उनकी वाइफ की उसके साथ दफना दिया गया था। ठीक है। जहाँ पे उनकी वाइफ को दफनाया गया था उसी के साथ उनकी भी कब्र खोद दी गई थी। अब नेक्स्ट इज औरंगजेब। 1658 एडी से 1707 एडी तक इनका काल था। जो औरंगजेब थे वो ग्रेट मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे, जिन्होंने 50 ईयर्स तक रूल किया।
और उनके काल के दौरान जो एम्पायर था वो बहुत लार्जेस्ट साइज में फैल गया था। उन्होंने कश्मीर को नॉर्थ में फैलाया, जिंजी को साउथ में फैलाया और हिंदू कुश को उन्होंने वेस्ट और चित्तगोंग को ईस्ट में फैलाया। ठीक है। उन्होंने ही पेड अटेंशन टू ऑल द अफेयर्स, यानी कि अपने स्टेट की हर एक अफेयर्स पे वो अटेंशन यानी कि अपना ध्यान रखते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। और देर वर मैनी रेबिलियंस, यानी कि उन्होंने अपने शासक काल में बहुत सारे आंदोलनों को फेस किया। और जो the passions of this took a long time and also weakened the military of the empire. औरंगजेब had increased the land tax, जो औरंगजेब थे उन्होंने लैंड टैक्स को इंक्रीज किया, जो कि 1/3 था। किसके अकबर के टाइम पे वो 1/3 था, तो इनके टाइम पे इन्होंने प्रोड्यूस का 1/2 कर दिया। ठीक है, यानी कि जितना उत्पादन होगा उसका आधा हिस्सा गवर्नमेंट लेगी। जो जाट पीजेंट थे यानी कि जाट किसान थे, उन्होंने आगरा मथुरा के क्षेत्र के उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया, लैंड टैक्स के खिलाफ। और जो संतामीज और बुंदेल्स थे उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन कर दिया। ठीक है। देयर वॉर कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख गुरु तेग बहादुर, जो सिख गुरु थे बहादुर के, उन्होंने कन्फ्लिक्ट किया उस चीज को। ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली एंड एक्सिक्यूटेड, वो उनको दिल्ली लाया गया और उनको मार दिया गया। द सिख दैन टुक आर्म्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, और इसी से जो सिख थे वो मुगल एम्पायर के विरोधी बन गए। और जो इसी प्रकार जो सिख की वो ब्रदरहुड यानी कि मिलिट्री भाईचारा बना और जो खालसा कहलाया। जो 10th गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने एक वॉर मुगल्स के अगेंस्ट एक वॉर की, जिसमें उन्होंने अपने 4 बेटों को लड़ाई में खो दिया। जो औरंगजेब की पॉलिसी थी वो इंटरफेयरिंग उनके अफेयर्स में इंटरफेयरिंग किया उन्होंने। और जो राजपूत स्टेट्स थे मरवार और मेवाड़ के, वो रीजन बने बहुत ज़्यादा बड़ी डैमेज का मुगल प्रेस्टीज के लिए। ठीक है। देर वॉज अ लॉन्ग एंड टफ स्ट्रगल अगेंस्ट शिवाजी एंड द मराठास, के लिए वो बहुत मुश्किल स्ट्रगल था। This kept him in the Deccan for several years, though he succeeded the annexed the Deccan states of Bijapur and Golconda. He was unable to subdue Shivaji and his successor, यानी कि उनके लिए अनेबल उसके योग्य नहीं हो पाए कि वो शिवाजी और उनके सक्सेसर को हरा सके। ठीक है। जो रूल था औरंगजेब का रूल था वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा किस पर, उसके एम्पायर पर, औरंगजेब के एम्पायर पर। देयर वॉज टोटल अनरेस्ट इन द एम्पायर, मतलब एम्पायर जो था वो उनका टूटता चला गया और उनका राज्य खत्म होता चला गया। और फाइनली जो उनकी कोलास्प थी मुगल एम्पायर की वो ढह गया, मुगल एम्पायर ढह गया मतलब खत्म हो गया। ठीक है। आगे आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो राजा थे, द किंगडम जो राज्य था वो डिवाइड किया गया था सुबास में। ठीक है। और प्रोविंसेस में, विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार्स, के चार्ज में जो रहता था। जो सुबास होते थे वो डिवाइडेड थे सरकार्स में, विच वर डिवाइडेड इनटू, जो कि परगन्स में डिवाइडेड थे। और विच कंसिस्टेड अ नंबर ऑफ विलेजेस, जो अलग अलग कुछ गाँव की संख्या में कंसिस्टेड थे। थस विलेजेस वर टेकन केयर बाय पंचायत, और जो विलेज थे वो पंचायत के द्वारा उनकी देखरेख की जाती थी। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। मैंने पहले भी बताया आपको सेल्फ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो चैप्टर की सेल्फ रीडिंग आप दोबारा से करेंगे। ओके, नाउ सी योर एक्सरसाइज वर्क। Here you can see your question number A, B and C, and the question number A is your MCQs, and the first answer is A, second is B, third is C, fourth is B, fifth C, and sixth is A. Okay, next question number B you can do from here, and also C क्वेश्चन में आपका फर्स्ट में सिर्फ बाबर दे रखा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीटली करेंगे। सम वर्ड जैसे हम क्वेश्चन से लेकर के करते हैं तो उस तरीके से करेंगे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, हुमायूं वॉज डिफीटेड, और उसको कंप्लीट कर देंगे इन 1556 AD। फाइन।
एंड द क्वेश्चन नंबर 4 यू स्टार्ट फ्रॉम इन 1582 अकबर स्टार्टेड, उसको कंप्लीट कर देंगे अदर रिलीजियस। ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पॉइंट आउट करने हैं, जैसे ए वाला दे रखा आपका अकबर हिमसेल्फ से लेकर के अम्बेर जयपुर तक। नंबर बी पॉइंट है आपका ही ऑल्सो ऑफर्ड से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक। ठीक है। एंड द नेक्स्ट हेयर यू कैन सी योर आंसर नंबर डी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे आफ्टर वंडरिंग से लेकर के को कंप्लीट कर देंगे बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज आप स्टार्ट करेंगे शेर खान हुज रियल नेम, उसको कंप्लीट करेंगे आ कैपेबल लीडर। उसके बाद आप पैराग्राफ शुरू करेंगे शेर शाह वॉज एन एक्सीलेंट से लेकर के उसको कंप्लीट कर देंगे एंड डग वेल्स। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, उसको कंप्लीट करेंगे अंडर द मुगल रूल। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज अकबर ट्राइड टू डेवलप, उसको कंप्लीट करेंगे राजपूत ऑफिसर ऑफ हिज कोर्ट। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स औरंगजेब, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे आप अगेंस्ट औरंगजेब। और इसी में आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे औरंगजेब्स पॉलिसी, उसको कंप्लीट कर देंगे एंड हिज सक्सेसर्स। ओके। तो ये आपका चैप्टर था। एंड ऑल द एक्सरसाइज वर्क यू हैव टू डू इन योर बुक एंड नोटबुक ऑल्सो, एंड रिमेंबर ऑल्सो लर्न इट। ओके।